दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू द न्यूज़पेपर एनालिसिस। दिस इज़ निशांत और आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स हैं जो हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हैं उसका हम डिस्कशन करेंगे। आपको क्या करना है कि इन डिस्कशंस को आप सुने और अपने से एक बार उन आर्टिकल्स को वापस से पढ़ लें। इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ है या फिर जो कुछ भी हम क्वेश्चंस देंगे मेंस के लिए लिखने के लिए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके वहाँ देख सकते हैं, एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि आपको पता लगेगा कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी आप डेली अपडेशंस ले रहे हैं क्या आपको समझ में आ रही है, क्या आप उसको फॉलोअप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है कि न्यूज़पेपर में जरूरी नहीं है कि सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ने ही हैं या सारे आर्टिकल्स आपके लिए रेलिवेंट ही हों। आपको रेलिवेंसी ढूंढनी पड़ती है, तो हमारा यही काम है कि आपको इन वीडियोस के माध्यम से न्यूज़पेपर की क्या रेलिवेंसी है वो हम आपको बताएं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है कि सुप्रीम कोर्ट स्टेज द न्यू यूजीसी रूल्स ऑन कास्ट बायस। कुछ दिन से जो यूजीसी का नया रेगुलेशन आया था रिगार्डिंग कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता था कैंपस में, उस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में एक रेगुलेशन आया था। उस रेगुलेशन को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने कल उसको स्टे कर दिया रेगुलेशन को, और उसके बारे में कुछ कमेंट्स दिए हैं। हम एक एक करके कमेंट्स देखते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रूल को स्टे किया है, यूजीसी रेगुलेशन को स्टे किया है, व्हाट वेयर द टेक ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन दैट, है ना। एक 8 नंबर वाले में आपसे कुछ पूछ ले ऐसा, या फिर अभी जो रिसेंटली इंटरव्यू आप लोग दे रहे हैं उसमें भी आपको पूछा जाए कि अभी जो यूजीसी रूल था वो क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह के उन रूल्स को स्टे किया है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रही थी यूजीसी से कि आप ये बताओ कि जो रैगिंग होती है कास्ट से रिलेटेड, क्या उन इश्यूज में ये रेगुलेशन काम करेगा, है ना। ये पूछ रही थी कि आप ये बताओ कि आप एससी एसटी ओबीसी का जो हरासमेंट होता है अपर कास्ट से, उसके लिए तो रेगुलेशन बहुत कुछ कहता है, लेकिन ये बताओ क्या एससी एसटी ओबीसी के अंदर ही सेम कास्ट के लोग अगर हरासमेंट करते हैं, सेम कास्ट के लोग अगर डिस्क्रिमिनेशन का कुछ भाव उत्पन्न करते हैं, तो उसके लिए क्या प्रावधान है। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अब जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो एक कहें तो एक रियलिटी है समाज की। अब इस रियलिटी को आप और ज्यादा प्रगाढ़ कर रहे हैं ये बोल के कि मतलब है ना, समाज में और ज्यादा आप प्रेजुडिस पैदा कर रहे हैं ये करके। फिर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की वो बात करते हैं कि जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी एक सब सेक्शन बना हुआ है कास्ट का, तो अलग डेफिनेशन क्यों उसका, है ना। और सबसे बड़ी बात कि इसका जो लैंग्वेज था काफी वेग था, है ना, काफी वेग था, और उसका मिस यूटिलाइजेशन किया जा सकता था अगेंस्ट स्टूडेंट्स, अगेंस्ट टीचर्स। तो एक जो वीसीएस माहौल बन जाता है यूनिवर्सिटी में और आपस में ही लड़ते रहते हैं इंस्टेड ऑफ लर्निंग, है ना। तो ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट ने मोटा मोटी कही जो आपको समझ में आनी चाहिए, और अगर आप उसको बोल सकते हैं। यूजीसी रेगुलेशन क्या है नहीं है वो मैंने प्रीवियस वीडियो, कल का जो वीडियो है उसमें मैंने डिटेल से उसके बारे में प्रोज कॉन्स बताए थे, और क्या करना चाहिए ताकि उस तरह के इश्यूज को टोन डाउन करने के लिए आप कैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसको और विक्टिमाइजेशन ना हो उसको, उन दोनों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ये चीज हमने कल डिस्कशन किया था, आप वीडियो देख सकते हैं। अगला आर्टिकल जो है हम लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड है। कल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आया, है ना, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आया। आपका क्या काम रहेगा होमवर्क में, आप क्या करेंगे कि बजट से रिलेटेड और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पॉलिटी में हैं उसका आप रिवीजन करेंगे। मैं यहां बताऊंगा तो काफी समय लग जाएगा, हम लोग शॉर्ट में सिर्फ न्यूज़पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड आपके पॉलिटी में जो भी चीजें हैं आप उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि हो सकता है इससे रिलेटेड सवाल आता ही है और आना ही है ना। तो जो इकोनॉमिक सर्वे आया, अभी आज का जो मेजर आप पार्ट देखेंगे ना, तो इकोनॉमिक सर्वे से ही रिलेटेड है। इकोनॉमिक सर्वे ने उस सेक्टर के बारे में, उस टॉपिक के बारे में क्या बोला है वो हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल ये निर्मला सीतारमण जी ने इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया है कि एफडीआई और एफआईआई, है ना, एफडीआई और एफआईआई वो ड्राई हो रहा है। ठीक है, वो ड्राई हो रहा है। इसका मतलब कि आपको ये समझना पड़ेगा कि एफडीआई, एफआईआई और एफपीआई ये होता क्या है ना। आपने ये कंसेप्ट अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, राइट। ये कंसेप्ट आपने अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। बेसिकली एफडीआई क्या होता है,
एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये रेफर करता है कि जैसे कोई फॉरेन इंडिविजुअल है या कंपनी है ना, जो दूसरे कंट्री में ऑलरेडी बिजनेस कर रही है, यहां पे अपना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट दिखा रही है, और सपोज मेरा कंपनी है ए, एफडीआई कोई दिया तो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट किया कोई फॉरेन इंडिविजुअल या फॉरेन कंपनी, तो यहां सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा, उनको सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं चाहिए, उनको यहां का मैनेजमेंट कंट्रोल भी चाहिए कंपनी का। अगर मैनेजमेंट कंट्रोल चाहिए तो उसको बोलते हैं हम लोग एफडीआई की कैटेगरी में आता है वो, है ना। तो इसमें बेसिकली अगर देखोगे तो परसेंटेज वाइज होता है कि 10% ओनरशिप हो जाती है इंटरप्राइज की, और बाकी जो मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनके इंटरफेरेंस से। दूसरा होता है एफपीआई। जो एफपीआई होता है दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, है ना। तो अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर किसी दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करता है जस्ट इन द पॉइंट ऑफ व्यू कि उसको प्रॉफिट बनाना है, उसको उसके मैनेजमेंट कंट्रोल से मतलब नहीं है, उसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या कहने का मतलब कि ये सिर्फ उनके जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट होता है, फिजिकल एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, उनके बिजनेसेस में एज सच है ना, वो उनको ओनरशिप नहीं चाहिए उस चीजों की, है ना। इस कारण से ये जल्दी भागने के लिए भी आतुर रहते हैं। एफडीआई में क्या है, वो पैसा लगा चुके हैं कंपनी में, मैनेजमेंट पे कंट्रोल है, और कुछ भी फायदा नुकसान हुआ तो उनकी जिम्मेदारी वहां बन जाती है। लेकिन एफपीआई में ऐसा नहीं है, वो सिर्फ अपना, उनको शेयर से मतलब है, उनको जैसा जितना पैसा मिल रहा है उसका उनको अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वो फिर आगे चले जाएंगे। तो कहा जाता है कि एफपीआई इज हाईली लिक्विड, है ना, वो कभी भी भागने के लिए उतारू रहते हैं, और उनका चूंकि मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं है, ओनरशिप नहीं है, तो एंट्री एग्जिट उतना काफी सही हो जाता है। तीसरा है एफआईआई, सॉरी, तीसरा है एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, है ना। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, जो फॉरेन की कंपनी है, फॉरेन का कोई बैंक है ना, या यूएस का कोई बैंक है, तो यूएस का बैंक अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, ऑफ कोर्स उसका मोटिव क्या है, उसका मोटिव है प्रॉफिट, है ना। मतलब जहां वो हेडक्वार्टर है उसका, जहां वो उनका वर्किंग है, उसके अलावे वो जहां पे इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ये जो एफआईआई है, इनको भी मैनेजमेंट कंट्रोल से कोई मतलब नहीं होता है, इनका सिर्फ मोटिव होता है प्रॉफिट। जो एफआईआई इन्वेस्ट करते हैं वो कुछ कहें तो जो स्टेबल फंड्स हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, जैसे यहाँ का पेंशन फंड हो गया, यहाँ के म्यूचुअल फंड्स हो गए, है ना, इंश्योरेंस कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट बैंक के रूप में ये किया, या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बनाई उन्होंने। तो इस तरह से एफआईआई का इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये कहा गया है इकोनॉमिक सर्वे में कि इस बार जो एफडीआई और एफआईआई है, इन दोनों का फ्लो काफी कम हो गया है, नियर टू ड्राई हो गया है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि ऐसा नहीं है कि हम खराब परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो प्रोपेल कर रही है, एंड इंडिया हैज बीन द विक्टिम ऑफ जियोपॉलिटिक्स। इंडिया हैज बीन द विक्टिम ऑफ जियोपॉलिटिक्स। और अगर डिवैल्यूएशन हो रही है रुपये की, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा रुपये वीक हो रहा है ना। इसका मतलब यह है कि जो बाहर की कंडीशन है, जैसे यूएस बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रहा है, तो हमारा पेमेंट ज्यादा हो रहा है, डॉलर हमको ज्यादा देना पड़ रहा है, इसलिए हमारा डिवैल्यूएट हो रहा है। कहने का मतलब हमारे स्ट्रक्चरल खामी की वजह से हमारा रुपये डिवैल्यूएट नहीं हो रहा है ना। यही लब्बो-लुबाब है इस आर्टिकल का। और बेसिकली आपको इस तरह के आर्टिकल्स, स्पेशली आज के इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ना चाहिए डिटेल से, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स मिलेंगे, ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आपकी इकोनॉमिक्स तो अच्छी होगी ही, रिवीजन होगा ही, आप काफी कुछ इंसाइट्स गेन कर सकते हैं। आप चाहे इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको बोलने के लिए काफी कुछ हो जाएगा, और सवाल भी आजकल परसों आपका इंटरव्यू है, अगले 5 दिन में भी, तो यहां से काफी कुछ कूज लेंगे, क्योंकि वो भी सुबह न्यूज़पेपर पढ़ के आएंगे, वो भी आपको पूछेंगे एफडीआई क्या होता है, एफआईआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, तो ये सब एक बार देख लेना, ठीक है। अब चलते हैं आगे हम लोग आरटीआई एक्ट के बारे में। आरटीआई एक्ट के बारे में इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ कहा है। अब आरटीआई एक्ट होता क्या है? आरटीआई एक्ट होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या करती है?
तो सरकार में जो भी कामकाज हो रहा है, जो पॉलिसी मेकिंग हो रहा है, जो भी चीजें ऐसी हैं जो बताई जा सकती हैं पब्लिक में, उसको बाहर निकालने का काम करता है। इससे पहले क्या था, सरकार में क्या हो रहा नहीं हो रहा हमें पता नहीं चलता था। तो एक एक्ट लाया गया। कब लाया गया? 2005 में एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया। करीब जून जुलाई के करीब आया था और अक्टूबर में उसको इन्फोर्स कर दिया गया था। तो जो पब्लिक अथॉरिटीज के कंट्रोल में इंफॉर्मेशंस हैं, उन इंफॉर्मेशन को डिसिमेट करने का काम इस एक्ट के थ्रू होता है, आरटीआई के थ्रू होता है। जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, इसकी नोडल एजेंसी कौन है? अगर इसकी नोडल एजेंसी की बात करें तो कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग किसके अंदर है? डीओपीटी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, ये डीओपीटी हैंडल करती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डीओपीटी को या जो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक जो पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस हैं, इसके मिनिस्टर कौन हैं? आप लोग कमेंट नहीं करते हैं आंसर, है ना। पता नहीं लगता आपका एंगेजमेंट कितना है। और बिलीव करो, अगर आप कंटिन्यूअस न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो को देखते जाओगे ना, तो आपका इंसाइट्स जो है वर्ल्ड ओवर जो करंट अफेयर्स है उस पर काफी इंक्रीज हो जाएगा। और चूंकि हम लोग ये सब डिस्कशन जो कर रहे हैं वो कंप्लीट बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो उससे क्या होगा कि आप अगर बीपीएससी की प्रिपरेशन डायरेक्टली कर रहे हो ना, तो आपको बहुत इससे फायदा होने वाला है। आप ट्राई करके देखो इसको, है ना। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। तो आप ये बताओ कि डीओपीटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के मिनिस्टर कौन है? या आप क्या करोगे, या आप कमेंट करोगे। इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज और कुछ क्वेश्चंस भी हम देंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस देंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, और उसमें एक मेंस का भी क्वेश्चन देंगे। आप आराम से प्रैक्टिस करो, इवैल्यूएट कराओ एज इट इज, जैसे आपको मिलेगी। तो राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में कहां से हमको क्लू मिलता है? यूपीएससी में एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ चुका है। तो एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, यूडीएचआर, है ना। और इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में राइट टू इंफॉर्मेशन की चर्चा की गई है। और इससे पहले जो था एक फ्रीडम ऑन इंफॉर्मेशन एक्ट था। हमारा ये सब बिल्कुल काम की चीज नहीं है। आरटीआई एक्ट ने रिप्लेस किया था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को, है ना। तो ये सब चीजें हैं आरटीआई एक्ट के बारे में हमने देखा। अब इकोनॉमिक सर्वे आरटीआई एक्ट के बारे में क्या बोल रहा है, थोड़ा डिटेल से देखो। तो ये इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? इट कॉल्ड फॉर द री-एग्जामिनेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड सजेस्टेड दैट एडजस्टमेंट टू एग्जेम्प्ट डिस्क्लोजर्स ऑन डेलिबरेटिव प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग को चेंज होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर सपोज हम कोई पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, है ना, हमको बोला गया कि लॉ बनाओ, तो हम लॉ तो ऐसे बैठ के आज आए कल नहीं बना देंगे। हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को लेटर जाएगा, उनका जो रिकमेंडेशन आएगा, उन रिकमेंडेशन पे कुछ कमेंट्स होंगे, राइट, कुछ कमेंट्स होंगे, इन कमेंट्स पे फिर कुछ काउंटर कमेंट्स होंगे। तो ये एक डेलिबरेटिव प्रोसेस होता है कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस में या पॉलिसी एग्जीक्यूटिव प्रोसेस में भी। तो आरटीआई एक्ट इन जो प्रोसीजर्स है कि कोई ऑफिसर ने कुछ कहा, किसी ऑफिसर ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कमेंट दिया, तो वो कमेंट भी आरटीआई के थ्रू बाहर आ जा रहा है। तो इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि आपका काम क्या है आरटीआई एक्ट का, कि फाइनल जो डिसीजन हुआ वो आप पब्लिक को बताओ ना। इसमें पब्लिक क्यों इंटरेस्ट लेना चाहेगी कि इसको प्रोसेस कैसे पॉलिसी डेलिब्रेशन हुआ है? आप सीधा सीधा ये बताओ ना कि पॉलिसी हुआ क्या, पॉलिसी बना क्या, व्हाई यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन की हाउ पॉलिसी हैज बीन मेड। बाकी सारे कंट्रीज का एग्जांपल इन्होंने दिया है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, यहां देखो, इन्होंने एग्जांपल दिया है यूनाइटेड स्टेट्स का, इन्होंने एग्जांपल दिया है यूके का, साउथ अफ्रीका का। कहीं भी पॉलिसी डेलिब्रेशंस और जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको कभी भी आरटीआई एक्ट के तहत बाहर नहीं किया जा सकता है, बाहर नहीं किया जाता है। वहां क्या किया जाता है, जो फाइनल पॉलिसी बनी, जो फाइनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसको बाहर किया गया। अब इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्या आपको सवाल पूछना है, क्या आपको चाहिए वो बताइए, है ना। मोटा मोटी ये पूछ रहा। तो इसका उपयोग आपको कहां होगा, मेंस में कैसा सवाल पूछा जाएगा? तो आपको पूछा जाएगा कि आरटीआई से रिलेटेड ऑलरेडी एक सवाल पूछा भी है, याद करो, अगर आप ध्यान रखे होंगे याद होगा आपको, है ना। तो आरटीआई से रिलेटेड एक सवाल पूछा भी है। तो आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि सबसे पहले तो आरटीआई एक्ट है क्या, आरटीआई एक्ट ने किस तरह से जो इंफॉर्मेशन डिसिमेशन है ना, जो पब्लिक अथॉरिटीज के पास इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिक तक कैसे पहुंचाना शुरू किया और इसमें कैसे सक्सेसफुल रहा। अब रिसेंट का इकोनॉमिक सर्वे इस आरटीआई एक्ट में कुछ चेंजेस चाह रहा है। व्हाट आर दोज चेंजेस?
एंड व्हाट आर द रैशनल बिहाइंड दोज चेंजेस, क्या चेंजेस है और उन चेंजेस के पीछे रैशनल क्या है, क्यों चेंज करना चाह रही है उसको, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है मेंस में, और इंटरव्यू में भी इसके बारे में पूछा जा सकता है कि आरटीआई एक्ट है क्या, क्योंकि ग्रीवांस रिडर्सल वगैरह पर उनका फोकस रहता है इंटरव्यू में, तो पूछा जा सकता है कि आरटीआई एक्ट जो है ऐसा ऐसा है, लेकिन अभी इकोनॉमिक सर्वे में कुछ फ्लैग किया गया है कि इसको री एग्जाम करो, री एग्जामिनेशन करो इसका, है ना, इसके बारे में और थोड़ा देखो, तो क्या किया जा सकता है और क्या वो डिमांड कर रही है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम लोग आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट एमजी नरेगा, जिसका अब रिसेंटली में नामकरण हुआ है, आजकल खूब चर्चा में भी है ना, नामकरण भी एक चर्चा में है, वीबी जी रामजी स्कीम, है ना। वीबी जी रामजी स्कीम किसके बदले आया है, वीबी जी रामजी स्कीम जो है वो जो एमजी नरेगा स्कीम था उसके जगह पे उसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो जो उसके जगह पे उसको रिप्लेस किया गया है। जो एमजी नरेगा स्कीम है वो क्या था, महात्मा गांधी, है ना, नेशनल रूरल गारंटी प्रोग्राम था, उसकी जगह पे वीबी जी रामजी स्कीम को लाया गया है। सरकार का इसमें कुछ दलील है कि हमने ऐसा क्यों किया। जो एमजी नरेगा स्कीम थी उसमें काफी अच्छा पार्टिसिपेशन हो रहा था, उसमें हमने डिजिटाइजेशन लाया था, है ना, आपको याद होगा जन धन मोबाइल, जैम ट्रिनिटी की बात हो रही थी उसमें, है ना, जनधन आधार और मोबाइल, ये हमने उसमें इम्प्लीमेंट किया था, और इससे हमको काफ़ी उसमें जो उसमें करप्शन है, जो लीकेजेस हो रहे थे या जो नॉन कॉम्प्लाइंसेस थे उनको कैटर करने में हमको काफ़ी हेल्प मिला था। लेकिन उतने से भी काम नहीं चल रहा था, और ट्रांसपेरेंसी आई, डिजिटाइजेशन आया, है ना, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सब, ट्रांसपेरेंसी आई, डिजिटाइजेशन आया, है ना, और सिग्निफिकेंट गेन भी हुआ पार्टिसिपेशन में, लेकिन धीरे धीरे इनमें स्ट्रक्चरल वीकनेसेस आते गए हैं, इसमें स्ट्रक्चरल वीकनेसेस आते गए हैं, जिसके कारण इनकी इफेक्टिवनेस जो है वो थोड़ी कम हो गई है ना। और कोई भी चीज अगर आप स्टार्ट करते हैं आज, तो एक टाइम आता है जब आपको उसको रिफॉर्म करने की जरूरत होती है, उसको चेंज करने की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं जो वीबी जी राम जी है वो मनरेगा को एक ट्रांसफॉर्म करने की दिशा में ले जा रहा है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, अब देखो कि एमजी नरेगा ने बहुत हेल्प किया था पॉवर्टी लेवल को रिड्यूस करने में, डिजिटल एक्सेस बढ़ाने में, है ना, लेकिन फंड का मिसयूज हो रहा है उसमें, है ना, मॉनिटरिंग की समस्याएं हो रही हैं, लो क्वालिटी एसेट्स, अब जो एसेट्स बन रहे हैं मनरेगा के अंतर्गत उनका ठीक से आकलन नहीं हो रहा है, और इस वजह से क्या हो रहा है कि क्वालिटी एसेट्स नहीं बन रहे हैं। अब देखोगे 2024-25 में एक मोटा मोटी देखें तो करीब 194 करोड़ का मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है, मतलब लीकेजेस हुए हैं, जो और ओनली 7.61% जो है ना, हाउस होल्ड है, वो कंप्लीट 100 दिन का वर्क कंप्लीट कर पाया। तो एक स्ट्रक्चरल वीकनेस है यहां पे, स्ट्रक्चरल डिफिकल्टी है यहां पे। तो इन सारी डिफिकल्टीज को ही वीजी राम जी जो स्कीम है वो दूर करना चाह रही है। कैसे? ज्यादा फोकस्ड होके, अकाउंटेबल, ये सब कीवर्ड्स है, फोकस्ड होके, अकाउंटेबल होके, है ना, टेक्नोलॉजी ड्रिवन रूरल एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो कुछ डिफरेंसेस हैं, बेसिक डिफरेंसेस हैं उसमें। जैसे देखोगे तो एमजी नरेगा में क्या था कि हम लोग बोलते थे कि नॉट लेस देन 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेकिन वीजी जी राम जी स्कीम में है कि इट गारंटीज 125 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट पर रूरल हाउस होल्ड पर फाइनेंशियल ईयर, है ना। फिर एक चेंज क्या आया है उसमें कि जो पहले सेंटर और स्टेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था फंड एलोकेशन का एमजी नरेगा में, है ना, उसमें सेंटर 100% पे करती थी। लेकिन अब जो है, जैसे एक पैटर्न होता है ना कि अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या हिमालयन स्टेट है तो उनको 90-10 का रेशियो होता है ना, मतलब 90 सेंटर 10 स्टेट। वही अगर दूसरे कोई स्टेट है तो जनरली उनका 60-40 का रेशियो होता है ना। तो ये जो 60-40 का रेशियो हो जाएगा सेंटर और स्टेट का, तो उससे क्या होगा कि चूंकि स्टेट का पैसा लगेगा तो स्टेट का जो भागीदारी है वो भी इसमें बढ़ेगा। फिर दूसरी बात देखो तो इसमें बहुत स्ट्रैटेजिक पॉजेज लिए गए हैं। जैसे पीक एग्रीकल्चरल सीजन में क्या होता था, एमजी नरेगा के कारण वर्कर्स नहीं मिलते थे खेती के लिए,
है ना, फसल काटने के लिए वर्कर्स नहीं मिलते थे। तो इस एमजी नरेगा को जब भी एग्रीकल्चरल सीजन आएगा, कटनी का सीजन आए, बुआई का सीजन आए, तो इसको पॉज कर दिया जाएगा कि चलिए भाई अब जो आया है आपका काम गांव में भी बहुत है आपका, उसको करिए, बाद में जब वहां खत्म होगा काम तो हम तो है ही, हम तो आपके काम को निपटाएंगे, आपको काम देंगे। तो मोटा मोटी ये जो एक्ट है दैट इज बीइंग सोन एज सिग्निफिकेंट अपग्रेड ओवर एमजी नरेगा, जो स्ट्रक्चरल वीकनेस को दूर करता है, इंप्लॉयमेंट बढ़ाता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है, प्लानिंग और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है। ये बात कौन बोल रहा है? ये बात इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है, जो आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो, जो आप अपने रिसेंट में इंटरव्यू में जो आपको सवाल पूछे जा रहे होंगे वीवीजी राम जी से रिलेटेड, उसमें आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। मेंस में अगर सवाल आया कि मनरेगा हैज बीन रिप्लेस्ड बाय वीवीजी राम जी, तो वो क्या है, कैसे है, वो आप इसमें बता सकते हो। ठीक है, तो जो विकसित भारत 2047 का हमारा प्लान है, कहीं ना कहीं ये जो स्कीम है वो इसी को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को इसी हिसाब से ट्रांसफॉर्म किया गया है। आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा आर्टिकल है, आपको काफ़ी कुछ क्यूज मिलेगा। मैंने आपको एक बैकग्राउंड दे दिया इसका, और बाकी चीज़ें आप इसमें पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ऑपोजिशन तो हमेशा जो सरकारी काम रहेगा उसमें कुछ ना कुछ उनका कमेंट तो आना है, तो उनका भी कुछ कमेंट है, कैसे क्या है, लेकिन हर चीज़ खराब नहीं होता है, कुछ उनका भी पॉइंट वैलिड रहता है, जो विथ ड्यू रिस्पेक्ट एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में। अगला आते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बहुत कुछ कहा है, ऑन दिस आर ऑफ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, है ना। कैसे? तो आप इसको अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो, इनके कोट को कैसे, वो हम देखते हैं। और ये आपको कहाँ हेल्प करेगा? ये आपको हेल्प करेगा आपके GS2 का जो आएगा सेक्शन 2, है ना, उसमें काफी हेल्प करने वाला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इकोनॉमिक सर्वे हैज हाईलाइटेड स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, सस्टेन्ड ग्रोथ मोमेंटम एंड एक्सपेंडेड रोल ऑफ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नेशन बिल्डिंग। कभी भी अगर इनोवेशन का सवाल आया, या फिर इंटरप्रेन्योरशिप का सवाल आया, या इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल आया, तो आप इस लाइन को डायरेक्ट कोट कर सकते हो कि नहीं कोट कर सकते हो? कि जैसे इकोनॉमिक सर्वे आया, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बताता है कि किस तरह से अभी जो मतलब भारत का जो इकोनॉमिक अभी फ्रेमवर्क चल रहा है, कैसे सस्टेन कर रहा है ग्रोथ मोमेंटम, कैसे एक्सपैंड कर रहा है कि इसमें इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का रोल बढ़े, राइट। तो ये यहां से इस्तेमाल किया जा सकता है वहां पे। फिर उन्होंने कहा है कि इट अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट विथ फोकस्ड अटेंशन ऑन फार्मर्स, MSME, यूथ एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो ये सब जो है फोकस एरियाज हैं। क्या क्या उन्होंने कहा? उन्होंने बात की इनोवेशन की, उन्होंने बात की एंटरप्रेन्योरशिप की, राइट, उन्होंने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसके बाद वो बात करते हैं फार्मर्स की, फिर बात करते हैं MSMEs की, फिर बात करते हैं यूथ एम्प्लॉयमेंट की। इकोनॉमिक सर्वे रिप्रेजेंट्स ए कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ इंडियाज रिफॉर्म एक्सप्रेस, रिफ्लेक्टिंग स्टडी प्रोग्रेस इन चैलेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट, स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, ऑल दैट सेम है, टुवर्ड्स ए विकसित भारत। देखो कैसे हेल्प करेगा ये बताता हूं आपको। विकसित भारत, ठीक है। फिर उन्होंने अभी जो इंडिया EU FTA हुआ है उसके बारे में बात की। देखो ये सब जो हैं ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं इस इकोनॉमिक सर्वे के। तो आपको अगर आप मेंस दे रहे हो इस बार, तो आपको हर चीज से रिलेटेड थोड़ा कुछ एक राइटअप प्रिपेयर कर लेना चाहिए, है ना। इनोवेशन से रिलेटेड, इंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, फार्मर, MSME, यूथ एम्पावरमेंट, क्योंकि ये कॉमन थीम है जो प्रधानमंत्री जी ने भी रिफ्लेक्ट किया है अपने बातों में, जो एक्सपो उन्होंने लिखा उसमें इस चीज का जिक्र उन्होंने किया है, राइट। और इस MSME को उन्होंने रिलेट किया है कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे बूस्ट किया गया, किससे? इंडिया EU रिलेशंस या इंडिया EU पैक्ट जो है उससे कैसे मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगा, और उससे कैसे MSME बूस्ट होगा, राइट। उससे कैसे MSME बूस्ट होगा, इसकी बात प्रधानमंत्री जी ने कही। तो इन सब पे आपका काम रहेगा, जो भी मेंस दे रहे हो आप इस पे थोड़ा बहुत राइटअप प्रिपेयर कर लो। ये राइटअप अगर प्रिपेयर किया हुआ है तो इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट आपको मिल रहे हैं इस आर्टिकल में वो आप नोट कर लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
पैसेंजर सेफ्टी डुओपोली इन सिविल एविएशन फ्लैग्ड इन राज्यसभा। ये क्यों बात हो रही है? तो जब भी हम डुओपोली की बात करते हैं, मतलब अगर आपका कंपटीशन है तो सिर्फ उसमें दो प्लेयर्स रह गए हैं, है ना। अभी देखो जो एयरलाइन सेगमेंट है उसमें एयर इंडिया है और दूसरा इंडिगो है। रिसेंटली जो इंडिगो का फियास्को हुआ था, इसमें इंडिगो की मैक्सिमम एयरलाइंस जो है वो ग्राउंड हो गई थी, गॉड नोस क्या वजह था। तो इस चीज को अवॉइड करने की बात हो रही है हर एक सेक्टर में। आप देख लो, आप ई कॉमर्स देखते हो तो वहां भी क्या है, अमेजन फ्लिपकार्ट है। आप टेलीकॉम में देखते हो तो वहां पे क्या है, जियो एयरटेल है। कहीं ना कहीं हम लोग डुओपोली की दिशा में एक सोच बन गई थी, उसको दूर करने के बाद एक सिविल एविएशन तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ये हर एक सेक्टर में इमुलेट होना चाहिए, तभी जाके हम जो एक बात करते हैं कि फ्रेश कैपिटलिज्म की बात करते हैं, या फिर थोड़ा हम दूर हो जाना चाहते हैं क्रॉनिक कैपिटलिज्म से, तभी पॉसिबल होगा जब हम डुओपोली से थोड़ा दूर जाएंगे। इन फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज स्टेट्स लेड ऑन प्रैग्मेटिज्म एंड बैलेंस ओवर सिग्नलिंग। ये बहुत बढ़िया आर्टिकल है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। ये बात करता है कि क्लाइमेट चेंज में, देखो क्लाइमेट चेंज के नाम पे वर्ल्ड में, इंडिया में ढेरों समिट होते रहते हैं। उन समिट में इतना पैसा खर्च होता है कि उससे कहीं एक बड़ा बढ़िया प्रोजेक्ट गरीब देश में लाया जाए। तो भारत इकोनॉमिक सर्वे में इस बार यही कह रहा है कि हमको थोड़ा प्रैग्मेटिक रोल लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको ग्रीन एनर्जी करना है तो 2-4 जगह में सोलर लाइट लगा दिए, 2-4 जगह में सोलर प्लेट लगा दिए, उसका फोटो डाल दिए और बोल दिए कि चलो हम ग्रीन हो गए। ऐसा नहीं है। हमको अगर ग्रीन करने की दिशा में काम करना है, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को ला रहे हैं ताकि हम ग्रीन टेक्नोलॉजी को पुश करें, तो हमको ये भी करना होगा कि इस ईवी की जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हम ग्रीन टेक पे ले जाएं ना। वो जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चलेगा वो भी हम ग्रीन एनर्जी पे ले जाएं, हाइड्रो पे ले जाएं इंस्टेड ऑफ कोल पे। तो ये कहां हम कंप्लीट ग्रीन टेक कर रहे हैं, इसी की बात इसमें इकोनॉमिक सर्वे में की जा रही है कि आप थोड़ा सा प्रैग्मेटिक होइए, है ना। आप जल्दी जल्दी में लार्ज स्केल डिकार्बनाइजेशन की बात तो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमको 2070 तक नेट जीरो करना है, लेकिन इस 2070 तक नेट जीरो करने में हमारी व्यवस्था कितनी चरमराएगी, हमारा फंड जो हमको पब्लिक सेक्टर में चाहिए था अपने पॉलिसी मेकिंग के लिए, या फिर हमको इतनी जल्दी फेज आउट नहीं करना है हम अपने कोल पावर प्लांट को, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती चले जा रहे हैं क्योंकि हमको इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन पूरा करना है। हमको एक, है ना, एक सिग्नलिंग करनी है कि भारत अभी ग्रीन टेक की दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये ना करके हम एक कॉन्क्रीट कदम उठाएं जो कि पॉसिबिलिटी है, जो कि करने लायक है और जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल भी है। तो यही कहना चाह रहा है कि एडवांस्ड इकोनॉमीज हैड बीन डिस्कवरिंग दैट रैपिड एंड लार्ज स्केल डिकार्बनाइजेशन इन्वॉल्व अनअवॉइडेबल ट्रेड ऑफ्स इन एनर्जी सिक्योरिटी, है ना। जबरदस्ती का ट्रेड ऑफ हो रहा है, हम 5 के बदले 10 रुपया दे के सामान खरीद रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हो रहा है ना, हमारा फिस्कल इंबैलेंस बढ़ रहा है ना। तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो इसी की बात कर रही है कि हम प्रैग्मेटिज्म पे थोड़ा शिफ्ट हों, हम सिग्नलिंग की बात सिर्फ नहीं करें। फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर इंस्टीट्यूशनल एंड फाइनेंशियल हर्डल्स टू decarbonization were far stiffer, mitigation actions like quick energy transitions within some externally mandated time frame entailed significantly higher challenges and uncertain outcomes, है ना। एक तो चैलेंजेस बहुत है। किस तरह के चैलेंजेस हैं? फाइनेंशियल चैलेंजेस, पैसा कहां से आएगा इंप्लीमेंट करने के लिए। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, है ना। सोलर प्लेट हम डालना चाहते हैं, अभी भी उसका कॉस्ट बहुत हाई करके रखे हैं। हम ईवी मार्केट में लाना चाहते हैं, बैटरी का, लिथियम आयन बैटरी का ही कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो हम लिथियम की टेक्नोलॉजी कुछ नई विकसित होगी तब तो आएगी, और इतने कम टाइम में कोई भी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं होती, इतने कम टाइम में कुछ भी ऑल्टरनेटिव ढूंढा नहीं जाता, राइट। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है कि इट्स नॉट ट्राइंग टू डाउन प्ले कि क्लाइमेट मिटिगेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़े प्रैग्मेटिक अंदाज में होना चाहिए, है ना। प्रायोरिटाइज करके करना चाहिए, जो हमारी देश की प्रायोरिटी अभी है उस पर ध्यान दें इंस्टेड ऑफ सिग्नलिंग पे, है ना। अब प्रैग्मेटिज्म पे ज्यादा ध्यान दें। व्हाइल एमिशन मिटिगेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव क्लाइमेट एक्शन encompasses much more. It depends on providing societal capacity to withstand shocks through a stronger health system, climate resilient infrastructure, enhanced agriculture productivity and access to affordable and रिलायबल एनर्जी, है ना। बहुत बढ़िया पैराग्राफ है आपको कोट करने के लिए कि आप सिर्फ क्लाइमेट मिटिगेशन टेक्निक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी जगह पे आप उन शौक से जो समाज को उत्थान करना है, जो सोसाइटल इंप्रूवमेंट करना है, कि क्लिनिकल एबिलिटी बढ़ाएं, हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करें, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ाएं, है ना,
मतलब एक्सेस बढ़ाएं लोगों की, राइट। तो इन सब चीजों पे एक 360 डिग्री काम करने की जरूरत है इंस्टेड ऑफ सिग्नलिंग। यही इकोनॉमिक सर्वे करता है। आज का पूरा जो हमारा डिस्कशन है वो इकोनॉमिक सर्वे के इर्द गिर्द ही घूमेगा कि हर एक डायरेक्शन में इकोनॉमिक सर्वे का क्या कहना है, ठीक है। अब ये SIR एक्सरसाइज के बारे में है कि एपेक्स कोर्ट ने कुछ रिजर्व किया है। इसमें मुझे एक चीज अच्छा लगा था, आपको ऑलरेडी इसमें काफी कुछ जान रहे होंगे। जो वोटर लिस्ट है वो डी नोवो बन रहा है, ऐसा कहा है ऑपोजिशन ने। आप मुझे कमेंट करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय डी नोवो। इससे पहले हमने आपको एक कमेंट करने का क्वेश्चन दिया है, उसको भी आप कमेंट करेंगे, है ना। आई थिंक फर्स्ट में ही दिया है हमने। हाँ, मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर ऑफ पर्सनल कौन है। दूसरा क्वेश्चन आपको है कि डी नोवो से आप क्या समझते हैं। SIR अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप मेंस दे रहे हो इस बार, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो इस बार, अगर आप PT की तैयारी कर रहे हो, तो ये डी नोवो को आप जरूर पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स ट्रेड यूनियन फॉर स्टंटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड क्लोजिंग फैक्ट्रीज। ये हमेशा से इशू रहा है। देखो, समाज में प्रेशर ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान रहता है, तभी जाके सरकार कभी कभी सुनती है। लेकिन ये प्रेशर ग्रुप्स अगर एक्सट्रीम करने लगे तो क्या होता है, ग्रोथ हिंडर हो जाता है ना, ग्रोथ रुक जाता है, फैक्ट्रीज बंद होने लगती हैं। जो ट्रेड यूनियन है उनको रिस्पॉन्सिबल, और थोड़ी सी सरकार पे भी डिपेंड करता है कि जैसे थोड़ी सी राइट टू द सेंटर सरकार है तो ये ट्रेड यूनियंस वगैरह पर लगाम कसते हैं वो, है ना। वो ज़्यादा यूनियनबाजी नहीं करने देते, काम पे फोकस करो, ग्रोथ पे फोकस करो, है ना। थोड़ा कैपिटलिस्ट नेचर होता है उनका, ठीक है। तो ये इसमें सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि प्रेशर ग्रुप्स का ज्यादा होना भी खतरनाक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ उससे रुक रहा है। तो ये आर्टिकल भी पढ़ने लायक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें उन्होंने ये कहा है कि पीपल शुड हैव बीन मेड अवेयर ऑफ देयर राइट्स, पीपल शुड हैव बीन मेड मोर स्किल्ड इंस्टेड ऑफ यूजिंग देम एज लेबर, देयर शुड बी सेवरल अदर रिफॉर्म्स व्हिच कुड हैव बीन डन। मतलब ये जो बोलते हैं झंडा यूनियंस एज एक स्लैंग यूज कर रहे हैं इनके लिए, वो कर रहे हैं कि आप जो है हमेशा आके बंद कराने की बात करते हैं, इंस्टेड ऑफ आप जो वर्कर्स हैं आपके उनको आप स्किल अप करिए ना, वो कोप करें। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो कोई भी फैक्ट्री, कोई भी संस्थान ज़्यादा समय तक सस्टेन नहीं करता है चीज़ों को, राइट। चलो आगे चलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे फ्लैग्स द की प्रॉब्लम, सॉल्यूशन अवेट। अब इकोनॉमिक सर्वे से ही रिलेटेड है कि अभी मेजर क्या क्या चीजें हैं। जैसे GST है, काफी जो हमने उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो घटाया बढ़ाया है, उससे काफी रेशनलाइज हो गई हैं चीजें। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में अभी भी बहुत काम करना बाकी है। ये किसका कहना है, इकोनॉमिक सर्वे का कहना है ना। जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं वो काफी कम हो गई हैं, उसका रीजन आप जान रहे हैं। चाइना का बढ़ता प्रकोप, US का बढ़ता GST टैरिफ प्रकोप, ये सब जो है हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है ना, उसको भी नुकसान पहुंचा रहा है। और मैक्रो इकोनॉमिक जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो भी पुल आउट कर रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस कम हो रहा है उनका। अब चूंकि इकोनॉमिक सर्वे ने इसका रीजन बताया कि हम जियो पॉलिटिक्स के शिकार हैं, तो आपको पता ही है क्या सब चल रहा है। इस जियो पॉलिटिक्स के कारण इंटरनली बहुत कुछ आगे पीछे हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं, है ना। तो इसी को सम अप करके ये एडिटोरियल जो है ये बता रहा है ना। इसको भी आप एक बार पढ़ लेंगे। इसका जो लब्बो-लुबाब यही है कि इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या बता रहा है कि फैक्ट है इसमें कि इंडियन इकोनॉमी जो है कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ेगी। तो ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि 2026-27 में इकोनॉमी, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो 6.8% से लेके 7.2% तक बढ़ेगी, ठीक है। ये आर्टिकल इंडिया EU FTA के बारे में पीयूष गोयल जी लिखते हैं, और वही अपना मतलब अपने सरकार का जो इनिशिएटिव है उसको डिफेंड करते नजर आ रहे हैं इसमें। लेकिन अच्छे पॉइंट्स हैं। आप इंडिया EU FTA के बारे में अगर कुछ आंसर लिखेंगे तो ये इसको पढ़ा जा सकता है, काफ़ी कुछ पॉइंट्स मिलेगा आप में। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके GS2 सेक्शन 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने AI के बारे में कुछ कहा है ना। अभी वर्ल्ड का क्या मॉडल है कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप किया हुआ है, कि जनरल फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। उस जनरल फ्रेमवर्क को आप अपने हिसाब से ढाल रहे हैं, आप चाहे एजुकेशन में यूज करें, हेल्थ में यूज करें। अब ये क्या कहता है कि हम क्यों फॉलो करें,
हम क्यों ना डेवलप करें, हम एआई एप्लीकेशन क्यों डेवलप करें, एक फ्रंटियर मॉडल क्यों डेवलप करें, मतलब एक हम ऐसा क्यों करें कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट बना दिए, इस टेम्पलेट का इस्तेमाल करो। हम उस प्रिसाइज सेक्टर के लिए क्यों एआई ऐप डेवलप नहीं कर रहे हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे का कहना है। ये आप यूज कर सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ एआई डेवलपमेंट, अगर एआई से रिलेटेड कुछ सवाल आया तो अभी क्या क्या लिमिटेशंस है एआई में, इंडिया में क्या कुछ हो सकता है एआई में, इस आर्टिकल, ये आर्टिकल आपको बताएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी क्या क्या साइंटिफिक डिस्कवरीज या साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स इंडिया को करना बाकी है, एआई के फील्ड में क्या करना बाकी है कि एआई एप्लीकेशन पे फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ फ्रंटियर मॉडल्स, है ना, ताकि एआई को हम बड़ा, अभी जैसे देखो कोई भी एआई का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, उसका मॉडल क्रिएट करता है, तो उसके पास हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बड़ा सा ये रहेगा, उसका प्लांट रहेगा जहाँ पे हार्डवेयर्स रहेंगे, चिप्स रहेंगे, वो सब आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेटेड रहेंगे और एआई मॉडल को सस्टेन करेगा। लेकिन वो चीज़ इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कि नहीं, आप ये करो, यहाँ पे जो रेडीली अवेलेबल आपके पास पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है ना, आपके पास जो रेडीली अवेलेबल स्मार्टफोन्स की आपके पास बहुत अधिकता है, स्मार्टफोन से आपके पास पीसीज हैं, आप इनको इस्तेमाल करो, कुछ ऐसा करो कि ये डायरेक्ट इस्तेमाल हो जाए। किस तरह से यूपीआई काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, यूपीआई का एनपीसीआई एक बना दिया, लेकिन इनिशिएटिव किसका था, सरकार का इनिशिएटिव था। उनका भी यही कहना है कि सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि एआई के रिलेटेड कुछ बेस फ्रेमवर्क बनाए, उस बेस फ्रेमवर्क को हम एआई एप्लीकेशंस में डेवलप करें। कैसे अभी फोन पे आ गया, पेटीएम आ गया, भारत पे आ गया, ABCD सारी कंपनीज अपना यूपीआई सिस्टम डेवलप कर रही हैं, तो लेकिन बेस किसने दिया, बेस सरकार ने दिया एनपीसीआई बना के। तो वही चीज कह रहा है कि द प्रपोज्ड एआई ओएस वुड टर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू ए पब्लिक गुड, एस्टैब्लिशिंग ए सेंट्रलाइज्ड कोड रिपोजिटरी फंक्शनिंग लाइक ए गवर्नमेंट सपोर्टेड गिटहब। गिटहब क्या है, एक वहां पे संकलन है, एक रिपोजिटरी है कोड्स का, है ना, जो फ्रीली अवेलेबल रहता है, अंडर द इंडिया एआई मिशन वेयर डेवलपर्स, रिसर्चर्स एंड इंटरप्राइजेस कैन शेयर कोड एंड बिल्ड अपॉन ईच अदर्स वर्क, है ना, साथ में ग्रो कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन को आप जो इंडिया एआई मिशन के बारे में अगर कुछ सवाल आए, है ना, तो उसमें भी कोट किया जा सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे क्या रिकमेंड करता है इंडिया एआई मिशन में कैसे और आगे करना चाहिए। The government will provide shared infrastructure, standards, governance frameworks, and funding while enabling distributed innovation across sectors without diluting the local creativity, है ना। तो तभी हो पाएगा ना जब एक पूरा जो टेक्निकल समाज है वो एक साथ आएगा इसको बनाने की दिशा में। एक मोटा मोटी हम इसे समझ सकते हैं, जो कीवर्ड्स हैं वो आप नोट कर लेंगे, जो फैक्ट है इसमें वो आप नोट कर लेंगे। जैसे देखिए इसमें लिखा है, सर्वे बैट्स फॉर ए बॉटम अप अप्रोच फॉर एआई डेवलपमेंट, ए डिसेंट्रलाइज्ड पाथ that allows AI capabilities to spread widely across sectors while avoiding the high capital expenditure, energy intensity and hardware dependencies that characterize Western frontier model development। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रक्स यही है इस आर्टिकल का कि ये चाहती है कि एआई मॉडल जो बॉटम अप हो, कहने का मतलब कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है उसके बेसिस पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो। वेस्टर्न मॉडल में क्या है, उन्होंने एक मॉडल बनाया, अब उसको अपने जो रिक्वायर्ड है उस हिसाब से ढाला जा रहा है, उस हिसाब से टेम्पलेट बनाया जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, एक बॉटम में आपकी नीड क्या है उस हिसाब से आप फ्रेमवर्क बनाते हैं। चलो जो बेसिक फ्रेमवर्क, जो टॉप फ्रेमवर्क है उसको बनाने का काम कौन करेगा, सरकार करेगी। कैसा मॉडल रहेगा, सेम जैसा यूपीआई का मॉडल है वैसा, ये एक्सपेंसिव भी कम रहेगा, क्लाइमेट इंटेंसिव भी कम रहेगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। EU लिस्ट ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड एज टेररिस्ट ग्रुप, ये एक फैक्ट है, देख लेना आप फैक्ट। हाँ, ये जो है थोरियम बेस्ड पावर की टू सिक्योरिंग एनर्जी इंडिपेंडेंस, आपका जो GS2 सेक्शन 3 का जो एनर्जी सेगमेंट है, इस एनर्जी सेगमेंट में आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर जनरेशन जो है ना, उसमें हम थोरियम का यूज कैसे कर रहे हैं, उसमें हम थोरियम का यूज कैसे कर रहे हैं और किस तरह से हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेके काफ़ी कहें तो काफ़ी एनर्जाइज्ड हैं और काफ़ी सोच रहे हैं, हम आगे की दिशा में ध्यान रख रहे हैं कि हमको, जैसे फिशाइल मटेरियल हमारे पास यूरेनियम ज़्यादा नहीं है तो हम थोरियम को ही जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो बना रहे हैं, कालपक्कम में बना भी है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं ये आर्टिकल वही बता रहा है ना। जो अभी मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो इन्होंने क्लियरली कहा है कि इन द फर्स्ट स्टेज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स रन ऑन यूरेनियम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोड्यूस प्लूटोनियम, राइट।
द सेकेंड स्टेज यूजेस दिस प्लूटोनियम इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टू मल्टीप्लाई फ्यूल एंड प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द फाइनल फेज। तो जो थ्री स्टेज न्यूक्लियर पावर जनरेशन होता है, ये कैसे काम करता है, ये हर एक स्टेज के बारे में आप बताइए। कैसे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने में थ्री स्टेज न्यूक्लियर पावर जनरेशन जो है हेल्प कर रहा है, ये आप इस पे आंसर एक बना सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप थोड़ी देर में टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट हो जाएगा, है ना, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट, तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी हमने डिस्कशन किया है उससे रिलेटेड जो भी MCQs कुछ दिए जाएंगे, कुछ मेंस के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप उनको जरूर अटेम्प्ट करिए। और जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेसिकली, लेकिन इतने आर्टिकल्स को आप जरूर से एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए सुनना अलग चीज़ है और खुद से पढ़ोगे तभी जाके आपको इंसाइट डेवलप होगा, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। क्योंकि अगर एक एक आर्टिकल को पढ़ाने जाए आपको तो ये वीडियो 3 से 4 घंटे का हो जाएगा, है ना, पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकली। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके पीछे बैकग्राउंड क्या है, ताकि आप जब आर्टिकल पढ़ें तो आपके दिमाग में वो बैकग्राउंड रहे और आप उसको समझने में आसानी हो। हमारा काम फैसिलिटेट करना है, पढ़ना अल्टीमेटली आपको है। दिस वीडियोज आर गोइंग टू हेल्प यू लॉट। आप गौर करना, 15 दिन वीडियो देखो, उसके बाद आप पता लगेगा मैं कैसा क्यों कर रहा हूँ। जो भी कमेंट्स है वीडियो के बारे में, क्या हम कंटिन्यू करें, कितने बजे लाएं, जो भी आप कहना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और जो भी MCQ से रिलेटेड है और जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जा सकते हैं। सी यू टुमारो, बाय बाय।